नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार और द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव तो हो गए और ऐसे परिणाम आए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब महाराष्ट्र की राजनीति, ये जो परिणाम आए और उससे देश की दशा और दिशा कैसे बदलेगी, बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा, शरद पवार का भविष्य क्या होगा, उद्धव ठाकरे कहाँ जाएंगे और इससे बीजेपी के अंदर क्या बदलाव होगा, क्या मोदी की स्थिति मजबूत होगी, क्या देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कद्दावर नेता हो गए हैं। इन सब बातों पर तो काफी चर्चा हो चुकी है और कई विद्वान लोगों ने, कई जो बड़े सुधी पत्रकार हैं और काफी बेहतर एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर खूब चर्चा की है और लगभग लगभग ये क्लियर है कि क्या हुआ है और परिणाम क्यों आए हैं। कुछ की टेकअवेज फिर भी जरूर है कि जो महाराष्ट्र के परिणाम आए हैं, मेरे हिसाब से ये मुकाबला भाजपा बनाम महायुति था ही नहीं। ये मुकाबला अगर किसी ने वास्तव में लड़ा है तो संघ ने, और संघ ने ये दिखाया कि संगठन की शक्ति क्या होती है। तमाम परिकल्पनाएं, पूर्वानुमान और जिसको नैरेटिव बिल्डिंग और जिसको सेफोलॉजी या जो तमाम जो चीजें होती हैं जो आज के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या ये कहिए कि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उन सब ने किसी ने भी परिकल्पना नहीं की थी। यहां तक कि मुझे तो ये लगता है स्वयं देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को या शरद पवार को भी उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह के चुनाव परिणाम आएंगे, क्योंकि ऐसे चुनाव परिणाम कभी महाराष्ट्र ने दिए नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा डावाडोल वाली राजनीति रही है, जहां कोई भी जो राजनेता है, कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया। और जिसके पहले अपवाद अगर कोई थे तो वो देवेंद्र फडणवीस थे, जिन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद जनता ने उनको दोबारा जिताया। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे पार्टी गठबंधन छोड़कर चले गए और फिर जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये हम आप जानते ही हैं। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और इन बातों को दोहराने का मेरे हिसाब से कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर आज हम बात किस पर करेंगे? आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे के ऊपर। उद्धव ठाकरे क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। मैं पिछले 1-2 दिनों में कई बयान देखे, खास तौर पर आज उद्धव ठाकरे का भी जो अखबारों में बयान है वो देखा और संजय राउत का भी बयान देखा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि उस चुनाव से कोई सबक लेंगे, इन चुनाव परिणामों से उनकी कुछ अकल ठिकाने आएगी और वो फिर से ड्राइंग बोर्ड पे लौटेंगे। लेकिन भाई साहब, स्थिति ये है कि वो अपनी गलती को छोड़ करके, और क्यों लोग उनसे नाराज थे, क्यों ऐसा क्या हुआ, दरअसल उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं और जो है जितनी भी चीजें हैं, यहां तक कि संजय राउत ने तो आज चंद्रचूड़ को भी दोषी ठहरा दिया। उनके दोष के अलावा सब कुछ उनको दोषी दिख रहा है। बस अगर उनको कुछ दोष नहीं दिख रहा है तो अपना दोष नहीं दिख रहा है, अपना दोष नहीं दिख रहा है। अब संजय राउत को क्या कहा जाए? मैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनको लालू प्रसाद यादव का एक जो मस्खरापन था, मैं महाराष्ट्र की राजनीति में उनको एक क्लाउन की तरह ही देखता हूँ। एक जोकर है, एक अहंकारी जोकर। और ये एक ऐसे जोकर है जिन्होंने अपने आका की नैया डुबो दी, और इस चीज का एहसास न तो आका को है और जोकर को क्यों ही होगा। अब आप ये देखिए कि उनको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो हारे क्यों। उनके हार के पीछे पीछे अगर कोई सिर्फ एक कारण है तो वो कारण है विचारधारा से उनकी दूरी और एक ऐसे बेमेल गठबंधन का हिस्सा होना जिसमें ना उन्होंने सिर्फ बाला साहब ठाकरे की जो दशकों पुरानी जो एक विरासत थी, हिंदुत्व की विरासत थी, उस विरासत को पलीता लगाया, बल्कि अपने गठबंधन के सहयोगियों को धोखा दिया। और यहां तक कि वो पूरी तरह से 180 डिग्री का टर्न लेते हुए वो प्रो मुस्लिम राजनीति करने लगे। और ये जो बदलाव हुआ वो बदलाव इतना आकस्मिक था कि इस बदलाव को हजम करना किसी के लिए भी, शिव सैनिकों की बात तो छोड़ दीजिए, मेरे जैसे जो एक आम इंसान है जो कि बाला साहेब ठाकरे को एक हिंदू हृदय सम्राट मानता है, और आज के हिंदू, वो इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे भारत के पहले हिंदू हृदय सम्राट थे। अगर वो आज के दौर में होते तो ना जाने कितने पॉपुलर होते। उनकी विरासत को भी पलीता लगाने में उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 1 साल लगाया। किसी भी चीज के निर्माण में, खासतौर पर एक अगर राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी एक अपने आप में एक विचार ही होती है, एक विचार होती है, एक मैसेज होता है, और वो उस मैसेज के सहारे जो अपना जो इलेक्टोरेट होता है, जो उसके समर्थक होते हैं, वो उससे प्रभावित होकर के उसको वो वोट करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने दशकों पुरानी जो 50 साल की जो मेहनत थी शिव सैनिकों की और बाला साहब ठाकरे की, उस विरासत को पलीता लगाने में सिर्फ 2-3 साल का ही वक्त लगाया। यानी बनाने में तो काफी वक्त लगता है, लेकिन निर्माण विध्वंस में टाइम नहीं लगता है। मैं ये पूछता हूं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कम से कम मेरे कहने से क्या ही करेंगे। मैं तो एक छोटा सा अदना सा इंसान हूं, लेकिन कोई तो होगा ना जो उनको कम से कम एक राय दे। और अगर कोई राय ना भी दे तो कम से कम एक आदमी के भीतर भी तो एक सोचने समझने की एक शक्ति होती है। कम से कम आधे घंटे जाकर के अगर वो सोचे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा उत्तर नहीं है जिसको कि उस उत्तर को ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर पाने के लिए उनको कठिन परिश्रम करना पड़े। भाजपा गठबंधन का साथ छोड़ने से लेकर के पाल घर के साधुओं की हत्या, उस हत्या पर किया जाने वाला अट्टहास मेरे ख्याल से कोई भूला नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से इन लोगों ने एक कार्रवाई की, और आपको ये देखिए कि जो इनका अहंकार दिखा, जिस तरह की साजिशें हुई, वो जो गंदगी निकली जो मीडिया के थ्रू, वो इन लोगों के एक ऐसे चरित्र को सामने लाया जिसने सिर्फ और सिर्फ उनके वोटर्स को दुराव पैदा किया। इसके बाद इसके अलावा अगर आप कंगना रनौत को देखें, कंगना रनौत का घर ढहवा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कंगना रनौत के घर ढहवाने की वजह से ही हार गए, लेकिन ये उनके चरित्र को दिखाता है, ये उनके अहंकार को दिखाता है कि हम सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार तो मैं मानता हूं कि जनता आपके मिसमैनेजमेंट को और आपके खराब परफॉर्मेंस को एक बार तो स्वीकार भी कर लेती है, लेकिन जो आपका अहंकार है, अगर आपके बोलने से, आपके बॉडी लैंग्वेज से अगर उसको दिख जाएगा कि अहंकार है, तो जनता उस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। तो तमाम इन्होंने ऐसे कुकृत्य किए जिसके बाद उनमें गुस्सा तो था ही था। और लेकिन 2024 में का जो चुनाव था वो एक अलग तरह का चुनाव था। उस चुनाव में जो कुछ हुआ उसको हम ब्लैक स्वान इवेंट कर सकते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो बार बार नहीं होती हैं। और जब जनता को ये लगा, महाराष्ट्र की जनता को लगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया, उनको जब ये एहसास हुआ, तो फिर ये कोर्स करेक्शन की तैयारी शुरू हो गई। और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ, किस तरीके से महायुति को जीत मिली, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उद्धव ठाकरे से ये निवेदन है कि आज ऐसी हालत हो गई कि ठाकरे को, जो ठाकरे परिवार है, उस राज ठाकरे की तो दुर्गति हो ही गई, लेकिन आज के तारीख में अगर मेरे से कहा जाए, किसी भी एक आम मराठी से अगर आप पूछ लेंगे कि राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे दोनों में से किसकी हैसियत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे पर तरजीह देंगे। और उद्धव ठाकरे किसी के नहीं है, उद्धव ठाकरे अपने परिवार के भी नहीं है। आप ये देखिए कि जो आदित्य ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे अगर आज जीते हैं, वो भी कैसे जीते हैं हर कोई जानता है। तो वो इसलिए जीते हैं कि चाचा राज ठाकरे ने जो उम्मीदवार खड़ा किया, उसने इतने वोट काट लिए कि बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। नहीं तो मिलिंद देवड़ा के जीतने में कहीं से कोई संदेह नहीं था। छठे राउंड के बाद तो मिलिंद देवड़ा कुछ समय के लिए आगे भी हो गए थे। लेकिन दूसरे चाचा ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने जो है राज ठाकरे के जो पुत्र हैं अमित ठाकरे, उन पर कोई मुरब्बत नहीं की। इससे ये सिद्ध होता है कि उद्धव ठाकरे किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और मेरी तो कई पत्रकारों से बात हुई है, और जो विश्लेषण मैंने सुना है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को देखते समझते हैं, तो उनका यह मानना है कि उद्धव ठाकरे में योग्यता तो कभी थी ही नहीं। वो कोई संगठन के भी आदमी नहीं थे, वो तो एक शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ किस्म के लड़के थे जिनको राजनीति का कहरा भी नहीं आता था। लेकिन उनमें लालच कूट कूट कर भरा है।
उन्होंने जब वो पुराने दौर की भी बात है, जब मनोहर जोशी जैसे नेता जब शिवसेना से मुख्यमंत्री बनते थे, उस समय भी उन्होंने कई विधायकों से ये चिट्ठियां लिखवाने की ये और दबाव बनाने की एक कोशिश की थी कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन बाला साहब ठाकरे के रहते उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई और बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उनको जैसे ही चांस मिला तो उन्होंने दगाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। और कैसे मुख्यमंत्री बने ये तो सबको मालूम है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं एक आम वोटर की तरह से देखता हूं, एक शिव सैनिक की तरफ देखता हूं, तो उनका चिन्ह चला गया, उनका निशान चला गया और जनता ने अब इस बात पर मुहर भी लगा दी कि कौन असली शिवसेना है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हालांकि राजनीति में किसी का मरसिया लिखना एक जल्दबाजी होगी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है और जो उसका कम से कम मुंबई पर भी जो एक दबदबा होता था, आज वो दबदबा करीब करीब समाप्त हो चुका है। अब आने वाले जो बृहन मुंबई कॉरपोरेशन के जो चुनाव होंगे, जिस पर कि शिवसेना का पिछले कई दशकों से दबदबा रहा है, वो दबदबा भी समाप्त हो जाने की उम्मीद है। फिर उसके बाद शिवसेना को कोई भी मुंबई में भी पूछने वाला नहीं होगा। उद्धव ठाकरे को इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर उनसे क्या हुआ ऐसा। दोस्तों, आपको यह अंक कैसा लगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया आप इसके बारे में हमें बताएं और आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।